गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। आज के सेशन 7 में मैं आपके साथ वेपर प्रेशर एंड स्लोअरिंग यानी कि वाष्प दाब अवनमन तथा राउल के नियम के बारे में डिस्कशन करूंगी। सबसे पहले वेपर प्रेशर एंड इट्स स्लोअरिंग या वाष्प दाब अवनमन। तो देखिए, वाष्प दाब सबसे पहले देखिए कि क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड का, द्रव का वाष्प दाब द्रव के तल पर साम्यावस्था में उसकी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब होता है। तो ये तो वाष्प दाब हुआ। अब यदि मान ले हम कोई नॉन वोलाटाइल का मतलब अवाष्पशील तथा नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अनअपघट्य पदार्थ किसी सॉल्वेंट या विलायक में जब सॉल्युबल कराते हैं तो समान ताप तथा दाब पर जो ये विलयन बन जाता है उसका वाष्प दाब प्योर सॉल्वेंट के वाष्प दाब से कम हो जाता है। यानी कि सॉल्वेंट का वाष्प दाब ज़्यादा है और उसमें जब हम सल्यूट डाल देते हैं, जब सल्यूशन बना लेते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। और ये जो कमी है वो सल्यूट के मात्रा के समानुपाती होती है। द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिजॉल्व इन द सल्यूशन। तो जितनी ज़्यादा हम सल्यूट को डालते जाएंगे उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब में कमी आती जाएगी। और यही जो कमी है इसको हम वाष्प दाब अवनमन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो मान ले यदि प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब यदि P है और सल्यूशन का वाष्प दाब PS है, तो प्योर सॉल्वेंट का वाष्प दाब ज़्यादा होता है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में कमी इसके बराबर हो जाएगी P माइनस PS के। अब यदि इस P माइनस PS में हम P का भाग दे दें, P से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो राउल ने नियम दिया। तो 1887 में राउल ने विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा उसके संगठन के बीच में एक मात्रात्मक संबंध दिया, अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल भिन्न के बराबर होता है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल। इसका मतलब सल्यूट की मात्रा बहुत कम है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल n इज लेस देन कैपिटल N, और इसीलिए हम डिनोमिनेटर में से स्मॉल n को नेग्लेक्ट कर देते हैं और तो हमारे पास जो राउल्स लॉ आ जाता है वो है P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। तो ये है राउल का नियम। अब एक दूसरी तरह से भी हम राउल के नियम को बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, राउल के नियम के अनुसार ये है P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। यदि इस इक्वेशन में दोनों तरफ यदि एक एक से माइनस कर दे तो ये इक्वेशन आ जाती है और फिर हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पर एलसीएम ले लें तो देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये P और P कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा PS अपॉन P। यहाँ पर स्मॉल n एंड स्मॉल n कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। नो इक्वेशन हमारे पास आ गई PS अपॉन P इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट देखिए, P को हम दूसरी तरफ ले गए तो हमारे पास क्या आ गया, PS इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी सल्यूशन का जो वाष्प दाब है यानी कि PS वो सॉल्वेंट के मोल भिन्न के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है। तो एक दूसरी तरीके से हमने राउल के नियम को डिफाइन करा। पहले वाले जो राउल का नियम आपने ओरिजिनल देखा था वो क्या था
कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल, वो इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो सल्यूट के मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न के। और ये एक देखा जिसमें ये कह रहा है कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब सॉल्वेंट के मोल भिन्न या मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ना आगे लेते हैं। अब इस जो ये सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने ली यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें। आपने पहले वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर में भी देखा था कि उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे। तो यहाँ पर भी हम देखें कि मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे निकाल सकते हैं। तो राउल्ट लॉ के नियम के अनुसार P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। स्मॉल एन है सल्यूट का नंबर ऑफ मोल एंड कैपिटल एन है सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो यदि मान लीजिए सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो डिनोमिनेटर में से हम स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर दें तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यहाँ पर हमने वैल्यू रख दिया स्मॉल एन और कैपिटल एन की, और फिर हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल W इंटू स्मॉल m। यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट है सल्यूट का वो किससे हम डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल m से। तो स्मॉल m यानी कि सल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन के द्वारा। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए आप दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, पहली वाली ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरी वाली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि P माइनस पी एस अपॉन पी। अब इन दोनों के बीच में एक संबंध को डिराइव करा वॉन हॉफ ने। वॉन हॉफ ने 1885 में ये बताया, ये सिद्ध करा कि जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी परासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन, ये सभी एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। और ये एक का मान हमें पता चल गया तो हम अन्य के मान को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अभी तो हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे जो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। तो इसके लिए देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कर रखा है जिसके के द्वारा हम दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। इस अरेंजमेंट में आप देखिए इसमें एक उल्टी करके हमने थीसिल फनल लगा रखा है। तो इस थीसिल फनल में हमने क्या लिया है, सबसे पहले तो हमने इसके माउथ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है और इसके अंदर हमने सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन को फिल कर दिया और उसको हमने सॉल्वेंट में उल्टा करके डुबो दिया है। तो बाहर ये रहा सॉल्वेंट और अंदर थीसिल फनल के अंदर जो है वो है डाइल्यूट सोल्यूशन, और उसके ऊपर एक हम बेल जार से इसको हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और बेल शुरुआत में हमने बेल जार के अंदर में कोई भी हवा नहीं रहे, एयर नहीं रहे, उसके लिए हमने इसको इवैक्यूएटेड कर दिया, यहाँ पर कि एयर को सारे निकाल दिया है, जिससे कि बाद में जो भी इसके अंदर एयर होगी, वाष्प होगी, वो केवल और केवल सॉल्वेंट की होगी। तो इस अरेंजमेंट के बाद हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस के कारण जो सॉल्यूशन का इस स्टेम के अंदर जो लेवल है वो B तक पहुंच जाता है, यानी कि H हाइट वो अटेन कर लेता है। H हाइट देखिए ये H हाइट लिख रखा है, H हाइट कॉलम के अंदर वो अटेन कर लेता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को हम दे सकते हैं पाई इज इक्वल टू HdG, ये इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा दिया है, जहाँ पर D डेंसिटी है सॉल्यूशन की, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है डेंसिटी प्योर सॉल्वेंट की। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है। बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो हम जो डेंसिटी को दोनों को समान मान सकते हैं, सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा बहुत ही कम है।
और जो g है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मान ले कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज P। देखिए इस डायग्राम में ये आपका ये सॉल्वेंट है और इसके ऊपर यहाँ पर जो वाष्प दाब है वो P के बराबर है। तो वाष्प दाब किसका? प्योर सॉल्वेंट का, P है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ हम कहें लेवल A पर दाब P है। देखिए ये रहा लेवल A जिसको A से दिखा रखे हैं, और ये वाला लेवल जो है वो है B लेवल। तो A लेवल पर वाष्प दाब कितना हो गया? जो सॉल्वेंट का वाष्प दाब है यानी कि वो P हो गया। एंड द प्रेशर एट द लेवल B इज PS। और B लेवल पर देखिए ये रहा आपका B लेवल है, यहाँ पर दाब कितना है? PS के बराबर, जो कि किसका दाब है? सॉल्यूशन का वाष्प दाब है। आपको मालूम है कि जैसे जैसे हम हाई लेवल पे जाते जाते हैं जो प्रेशर में कमी आती जाती है, तो उसी तरह यहाँ पर भी जैसे माउंटेन्स में दाब कम होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो B लेवल पे जो वाष्प दाब है यानी कि PS का मान P से कम होगा। और h सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आप देखिए सॉल्वेंट का भी वाष्प दाब PS के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही लेवल पे दाब सदैव बराबर रहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमने क्या दे रखा है? A लेवल पे दाब P है जो कि सॉल्वेंट का वाष्प दाब है, B लेवल पे दाब PS है जो कि सॉल्यूशन का वाष्प दाब है, और एक ही ऊंचाई पर दाब हमेशा समान रहते हैं। इसलिए यदि B लेवल पे सॉल्वेंट हो तो उसका भी दाब किसके बराबर हो जाएगा? PS के बराबर हो जाएगा। तो ऊंचाई में कितना अंतर है? h सेंटीमीटर का अंतर है, और इसकी वजह से वाष्प दाब में अंतर आ रहा है। वाष्प दाब में क्या अंतर आ रहा है? P माइनस PS, जो कि h सेंटीमीटर वाष्प के कारण होता है। तो P माइनस PS जो कि वाष्प का अंतर है, जो कि h सेंटीमीटर ऊंचाई के कारण है, वो किसके बराबर हो गया? h रो g के बराबर। रो है वाष्प का घनत्व, that is the density of the solvent vapor present in the Bell jar। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 2 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 कर ले तो ये हो जाए, तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करें तो ये आ जाता है हमारे पास P माइनस PS अपॉन पाई इज इक्वल टू रो अपॉन D। रो आपको मालूम है वाष्प का घनत्व है। तो चूंकि निश्चित ताप पर यदि हम ताप निश्चित रखते हैं तो रो तथा D कांस्टेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं कि P माइनस PS इज प्रपोर्शनल टू पाई। रो और D तो कांस्टेंट हो गए, तो P माइनस PS इज प्रपोर्शनल टू पाई, यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तो हमने निकाला लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बीच में अभी रिलेशन नहीं आया है, ये केवल रिलेशन था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम आगे निकालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में रिलेशन। तो मान लें किसी सॉल्वेंट का मोलर मास m ग्राम पर मोल है, 1 मोल वाष्प का जो दाब है वो P है, आयतन V है और ताप T है। तो PV इज इक्वल टू RT एंड V इज इक्वल टू RT अपॉन P। और रो हमें मालूम है घनत्व इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो V की वैल्यू रख दें। V की वैल्यू क्या है? RT अपॉन P। तो जैसे हम यहाँ वैल्यू रख दें तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू MP अपॉन RT। ये आ गया रो इज इक्वल टू MP अपॉन RT। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ रो इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 अभी आपने देखा पिछले साइड में क्या आया था? P माइनस PS अपॉन पाई इज इक्वल टू रो अपॉन D। तो यहाँ पर हम वैल्यू किसकी रखें? रो की वैल्यू रखें। तो देखिए रो की ये वैल्यू रख दी हमने MP अपॉन RT। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? ये इक्वेशन नंबर 4 क्या है इक्वेशन? P माइनस PS अपॉन P इज इक्वल टू पाई अपॉन D M अपॉन RT। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन relative lowering of vapor pressure and osmotic pressure। अब हम देखें कि
ये जो रिलेशन निकला है उससे हम कैसे परासरण दाब वाला समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि डिडक्शन ऑफ राउल्ट्स लॉ फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। डिडक्शन ऑफ राउल्ट्स लॉ फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम निकालेंगे राउल्ट्स लॉ को ऑस्मोटिक प्रेशर वाली इक्वेशन से। तो ये दोनों इक्वेशन आपके सामने हैं, राउल्ट्स लॉ वाली और ऑस्मोटिक प्रेशर वाली। नाउ अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ इक्वेशन पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी या पाई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ये इक्वेशन आ गई आपके पास। अब यदि मान लें विलयन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो तो हम विलयन की डेंसिटी स्मॉल डी तथा आयतन वी को विलायक का घनत्व या आयतन मान सकते हैं, यानी कि सल्यूट बहुत कम है इसलिए सल्यूशन का जो घनत्व है वही विलायक का घनत्व बराबर है, और उसी तरह से आयतन भी सल्यूशन और विलायक दोनों के बराबर बराबर है। नाउ डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास की जगह हमने एन एम रखा है, एन एम आपका आया है यहाँ से, देखिए कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम कैपिटल डब्ल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल एम, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एन इंटू एम इज इक्वल टू डब्ल्यू। एन है सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल, एम है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट और डब्ल्यू है सॉल्वेंट का ग्राम में मात्रा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई आपकी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन एम अपॉन डी। ना इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 से ये हमने रख दिया पाई इज इक्वल टू एन आर टी और वी की वैल्यू यहाँ रख दी, और उसके बाद फिर पाई की ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 7। ना इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 आपके पीछे देखिएगा स्लाइड में, वो है पी माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू पाई अपॉन डी इंटू एम अपॉन आर टी। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो पाई की वैल्यू यहाँ पर ये रखिए, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा आर टी डी और आर टी डी कैंसिल हो गया, उसके बाद एम और एम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया एन अपॉन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यानी कि P माइनस पी एस अपॉन पी जो कि है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन जो कि है सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, जो कि है राउल का नियम, ये पूरा है राउल का नियम फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आज बच्चों यहीं तक, नेक्स्ट टर्न पे इसका हम एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट लेंगे।